हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और जो आज की इस क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो कि हमारा चैप्टर फर्स्ट है क्लास 12 फिजिक्स का, इसका एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ रिवीजन करवाने वाला हूं। इससे पहले हम 4.5 घंटे की डिटेल्ड वीडियोस पर लेकर के आए और साथ ही साथ एक धमाकेदार क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज भी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आ रहे हैं, सो दैट आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी कहीं से कहीं तक नहीं छूटनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ इस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। और हाँ, बताना चाहता हूं कि अगर आप डेली बेसिस पर अगर मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, एक चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हो और आप चाहते हो कि मेरी फिजिक्स की टेंशन बस सर के पास ट्रांसफर हो जाए, तो आप हमारा जो वॉरियर्स बैच है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं 2025-26 के लिए। एकदम शानदार और जबरदस्त बैच है। स्टार्ट करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला पॉइंट है वो है इसका इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है। जब हम किसी बॉडी को घिसते हैं, रब करते हैं, तो वहां पर क्या होता है? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है। किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाते हैं, किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे केस में बॉडी के पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। और इस इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण कोई भी बॉडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है अट्रैक्शन फोर्स, दूसरा होता है रिपल्सन फोर्स। जब दो बॉडीज ऑपोजिटली चार्ज होती हैं, है ना, तो वहां पे अट्रैक्शन लगता है, और दोनों बॉडी जब सिमिलर चार्ज होती हैं, सेम चार्ज होता है दोनों पे, तो वहां पे रिपल्सन फोर्स लगता है। हमने कहा कि इलेक्ट्रिक चार्ज का कारण क्या है, तो आप हमेशा याद रखेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, और जहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पहुंच गए वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, और मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अच्छा, नेगेटिव चार्ज जो बॉडी बन जाती है उसका मास पहले की कंपैरिजन में बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है उसका मास जो है घट जाता है। क्लियर है? अच्छा, कि चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी, मतलब एक न्यूट्रल बॉडी और एक चार्ज बॉडी है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं रिपल्सन की, तो रिपल्सन के लिए दोनों बॉडीज का सिमिलर होना बेहद जरूरी है। क्लियर है? अगर दो बॉडीज के बीच में रिपल्सन हो रहा है तो वो दोनों बॉडीज चार्ज है, हम इस बात को कह सकते हैं। लेकिन अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो दोनों बॉडीज चार्ज है, ये जरूरी नहीं। एक चार्ज भी हो सकती है और दूसरी न्यूट्रल भी हो सकती है। क्लियर है? अच्छा, आगे हम बात करेंगे तो यहां पर चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि चार्ज इनवेरिएंट नेचर का होता है। इनवेरिएंट का मतलब स्पीड बढ़ाओगे या घटाओगे चार्ज की, तो उससे चार्ज की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसी प्रकार से चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं कि चार्ज एल्जेब्रिक सम को फॉलो करता है, मतलब चार्ज में बिना डायरेक्शन, मतलब विदाउट डायरेक्शन चार्ज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इसके बाद चार्ज की एक मेन प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज जो है वो हमेशा एक फिक्स अमाउंट में ही ट्रांसफर हो पाएगा, है ना। और वो फिक्स अमाउंट किसके बराबर होगा? जैसे कि देखो, या तो एक इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज ट्रांसफर होगा, या दो इलेक्ट्रॉन के जितना, या तीन इलेक्ट्रॉन के जितना। इनके बीच की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? ध्यान रखोगे तो द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इंटीजर का मतलब है ये पूरी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो कह रहा है कि जो चार्ज है दैट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसके इंटीजर मल्टीपल के बराबर ही किसी बॉडी पे चार्ज आ सकता है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन के बराबर, तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर, चार इलेक्ट्रॉन के बराबर। ये इंटीजर का मतलब है कि वैल्यू डेसिमल में ना हो, है ना, पूरी वैल्यूज हो। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आप देखें कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, दो इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, तो बीच की वैल्यू पॉसिबल नहीं होती। ये कहता है हमसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी सिंपल सी बात कहता है कि चार्ज को बस हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जनरेट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम बॉडीज को चार्ज करने की बात करें तो तीन मेथड होते हैं। फ्रिक्शन करके बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, कंडक्शन यानी कि एक चार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी से टच करा के, और तीसरा जो मेथड है दैट इज इंडक्शन, बिना टच कराए भी किसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, फ्रिक्शन की बात करेंगे तो दोनों बॉडी पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आता है। कंडक्शन की बात करेंगे तो जिस प्रकार का चार्ज आप टच कराओगे, है ना, उस प्रकार का चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब सिमिलर नेचर का चार्ज वहां पर ट्रांसफर होगा। लेकिन ये चार्ज दोनों बॉडी पर इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और कम ज्यादा भी हो सकता है। इंडक्शन में क्या होता है? इंडक्शन देखिए, हम एक चार्ज बॉडी को पास में लेके आए जिससे ऑपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो गए, इसके पास में आ गए। हाँ, सिमिलर चार्ज भाग के दूर चले गए, हमने एक अर्थिंग वायर टच किया तो ये वाले चार्जेस जो है जमीन में चले जाएंगे। तो बस एक ही प्रकार का चार्ज यहां पर बचेगा। तो आप नेगेटिव चार्ज लेके आए और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बच गया, तो यहां पर कैसा? ऑपोजिट चार्ज, नेगेटिव लेके आए पॉजिटिव बच गया, और कैसा? इक्वल। हमने यहां पर इस बॉडी को इससे टच नहीं कराया, बिना टच बिना कांटेक्ट करे ही ये बॉडीज चार्ज हो गई। क्लियर? अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमने आपको भी क्या बताया कि दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाया जाता है, तब दो बॉडीज चार्ज होती हैं। दोनों के पास सेम नेचर का चार्ज आएगा, लेकिन बराबर और कम ज्यादा भी हो सकता है। अब यहां पर दो केस हैं। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आइडेंटिकल कंडक्टर है, सेम कंडक्टर है, साइज दोनों का अगर सेम है, तो ऐसे केस में दोनों पर सेम चार्ज आएगा। कितना चार्ज आएगा? देखो, कांटेक्ट से पहले कुछ होगा, कांटेक्ट के बाद चार्ज आएगा Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2, है ना, दोनों पे आधा आधा चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर हम यहां पर देखें
कि नॉन आइडेंटिकल कंडक्टर अगर है, यानी कि दोनों की वैल्यूज जो है ये अलग अलग हैं, एक 6 सेंटीमीटर का, एक 4 सेंटीमीटर का, तो कांटेक्ट देखो, कांटेक्ट से पहले चार्ज था Q1, कांटेक्ट से पहले इस पे चार्ज था Q2, लेकिन कांटेक्ट करा दिया हमने एक वायर के थ्रू, तो हमने क्या देखा कि इस पे कुछ और चार्ज हो गया Q1 डैश, इस पे कुछ और चार्ज हो गया Q2 डैश। क्लियर है? तो इस पे कितना चार्ज बचेगा, तो Q1 डैश की वैल्यू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, Q2 डैश की वैल्यू Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, तो ये तो सेम है। Q1 डैश अगर होगा तो R1, Q2 डैश होगा तो R2 का इंटू करना है। क्लियर है? तो इस प्रकार से अगर नॉन आइडेंटिकल कंडक्टर है, कैसा नॉन आइडेंटिकल कंडक्टर, तो दोनों पे कुछ इस प्रकार से चार्ज जो है कनेक्शन के बाद बचता है। आइडेंटिकल है तो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, इस प्रकार से हम फॉर्मूले वैल्यू पुट करके चार्ज की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे दो बॉडीज पर अगर चार्ज है तो हम देख करके ये बता सकते हैं कि भाई सिमिलर चार्ज है तो रिपेल करेगा और ऑपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन कितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेगा वो हम नहीं बता सकते। तो उसको बताने के लिए हमें कूलाम लॉ की जरूरत पड़ती है। कूलाम लॉ हमें बताता है कि दो बॉडीज के बीच में कितना फोर्स लगता है। क्लियर? तो अगर मैं यहां पर ऐसे देखूं तो कूलाम लॉ का फॉर्मूला क्या कहता है कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, K पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। K की वैल्यू है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2। अच्छा सर स्टेटमेंट वगैरह भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं बिल्कुल फ्रैंकली होकर के, इसका ये फॉर्मूला हर जगह काम आता है। अब वो जमाना नहीं रहा कि पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट डिराइव करने कुछ बोले, क्योंकि है ही नहीं इसमें कुछ रद्दी सा है। बस एक बात याद रखना है, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमेशा K Q1 Q2 चार्ज का ना नेचर कभी नहीं लेते, चार्ज की सिर्फ वैल्यू ही लेते हैं कूलाम लॉ में। क्लियर है? तो कभी भी याद रखिए दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है ये डिपेंड करता है दोनों के, बताओ कितना, क्या फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू K पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर? अच्छा इसके बाद हम बात करेंगे कूलाम लॉ की लिमिटेशन की। तो कूलाम लॉ की तीन मेन बातें आपको याद रखना है कि कूलाम लॉ बस रेस्ट यानी रुके हुए चार्जेस के लिए ही वैलिड है। दूसरी बात, कूलाम लॉ बस पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, और कूलाम लॉ बस वहां पर वैलिड है जहां पर डिस्टेंस चार्जेस के बीच की 10⁻⁻15 मीटर से बड़ी हो। अगर चार्जेस के बीच की दूरी इससे छोटी होगी तो वहां पर कूलाम लॉ वैलिड जो है नहीं रहेगा, जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर कूलाम लॉ वैलिड नहीं होता है ना। प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव है लेकिन फिर भी जो है वो रिपेल नहीं कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो नियम हमने पढ़ा है वो 10⁻15 मीटर या न्यूक्लियस साइज से बड़ी डिस्टेंस के लिए ही वैलिड होता है। क्लियर है? अच्छा इसके बाद यहां पर ना एक इंपॉर्टेंट ग्राफ कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि फोर्स वर्सेस F वर्सेस 1 बाय R स्क्वायर के बीच में ग्राफ आपको बनाना है। तो इसे ग्राफ में आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि दो पेयर आपको दे देगा, है ना। तो देखिए ग्राफ में ये दो साइड आपको देखने को मिलेंगी। कितनी साइड? आपको दो साइड, एक ऊपर वाली साइड और एक नीचे वाली साइड। ठीक है? अगर मैं बात करूं ऊपर आप रिपल्जन को शो करेंगे, नीचे आप अट्रैक्शन को शो करेंगे। तो आप दोनों चार्जेस को देखो, अगर रिपल्जन हो रहा है तो ऊपर बताना है और अट्रैक्शन हो रहा है तो नीचे दिखाना है। ठीक है? अच्छा दोनों का इंटू, जिसका इंटू बड़ा उसका एंगल बड़ा होगा, जिसका इंटू छोटा उसका एंगल छोटा होगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये देखो यहां पर देखिए, यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, रिपल्जन, क्योंकि देखो दोनों प्लस हैं तो देखो ऊपर की साइड दिखाया। अट्रैक्शन की अगर बात करूं तो ये नीचे की साइड दिखाया, एक प्लस एक माइनस। यहां पर देखो दोनों का इंटू 2 आएगा तो ये एंगल छोटा है, दोनों का इंटू 3 आएगा तो ये एंगल बड़ा है। क्लियर? तो θ2 ग्रेटर देन θ1, इस प्रकार से ये ग्राफ जो है बनाए जाते हैं। क्लियर? अगर सर दोनों चार्जेस ऐसे इसमें भी रिपल्जन होता तो ऊपर ही दिखा देते, जिसका इंटू ज्यादा उसका एंगल बड़ा बता देंगे बस हॉरिजॉन्टल के साथ। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग समझते हो किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो इलाका, वो रीजन जहां तक कोई भी चार्ज फोर्स लगा सकता है, उस एरिया को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम बात करें कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो उस पर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू Q0 इंटू E। क्लियर है? F इज इक्वल टू Q0 इंटू E। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज होता है। अच्छा अगर हम यहां पर बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज अगर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, चारों ओर गोल गोल निकल रही होती है, उसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के कारण ड्रॉ करना है तो रेडियली इनवर्ड बनेगी। अगर मुझे डाइपोल के लिए यानी कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस के लिए बनाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से बनेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रही होंगी। क्लियर है? अच्छा यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं आपसे ये कह दूं ये सारी चीजों को हटा दो, ये कुछ नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे। क्लियर? अच्छा यदि मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास ना एक लाइन चार्ज है, ठीक है, एक वायर है, उस पर चार्ज दिया गया, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी बनती है ना। और अगर मैं कह दूं चार्ज शीट है, एक पेपर को चार्ज दे दिया तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी बनती है। ये कॉर्नर पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को मुड़ा हुआ देख रहे हैं, ये रिपल्जन फोर्स के कारण है, इसको हम कर्लिंग इफेक्ट कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मुड़ना यानी कर्लिंग इफेक्ट। ये कर्लिंग इफेक्ट जो है फाइनाइट यानी कि छोटे साइज के कंडक्टर में या फिर वायर में होता है, ठीक है। जबकि अगर वायर हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बड़े साइज का है, तो हम इस कर्लिंग इफेक्ट को इग्नोर कर सकते हैं और इस पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट या इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर के लिए ये कर्लिंग इफेक्ट जो है इग्नोर किया जा सकता है। अच्छा अगर मैं यहीं पर ऐसे बोल दूं कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ड्रॉ करनी है दो सिमिलर चार्जेस के बीच में, तो सिमिलर चार्जेस के बीच में हम क्या देखते हैं कि दोनों सिमिलर चार्ज हैं तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकली और इस प्रकार से मुड़ जाती है ड्यू टू रिपल्जन। बीच में जहां पर हम देखते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है और इस पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। अगर दोनों चार्जेस बराबर के तो न्यूट्रल पॉइंट सेंटर में होता है, अगर दोनों चार्जेस बड़े छोटे हैं तो न्यूट्रल पॉइंट जो है छोटे वाले के पास में होगा, ठीक है, क्योंकि छोटे वाले के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की
जीरो होने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, कम से कम 2-3 बार, कि भाई आपको ना एक पॉजिटिव चार्ज और एक न्यूट्रल प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करनी है। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसने इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया, पॉजिटिव को रिपेल कर दिया। तो आप यहां पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये मेटल की प्लेट पर कुछ इस प्रकार से जो है जाएंगी, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की ओर। हालांकि पॉजिटिव से इस साइड भी दिखा सकते हैं, बट उसने बोला था बिटवीन द प्लेट, तो हमने बस इसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करा है। एक जरूरी बात आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कंडक्टर की सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है ना। अगर कभी भी आप ऐसे ड्रॉ ना करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के ऐसे टकरा जाएगी, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कंडक्टर की सरफेस पे कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे और यहां पर आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइन है, हमें दिखाई नहीं देती। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस जगह पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। इसीलिए कहा गया है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती। कारण उसका यह है कि अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो उस पॉइंट पे दो टेंजेंट होंगे, यानी कि एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पे खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, मतलब पॉजिटिव से शुरू होंगी और ऐसा नहीं होता कि वापस पॉजिटिव पर आ जाए, जहां भी नेगेटिव मिल गया वहीं पे ये खत्म हो जाती है, तो इसलिए क्लोज लूप नहीं बनाती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्मूथ और कंटीन्यूअस कर्व है। इसका मतलब ये है कि अगर इसको ऐसा नहीं होगा कि ऐसे जा रही थी और अचानक से नीचे मुड़ जाए, ऐसा नहीं, धीरे धीरे जो है ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। स्मूथ कंटीन्यूअस का मतलब है कि जब तक इसको नेगेटिव नहीं मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती चली जाएगी, आगे बढ़ती चली जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेटल सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यहां पर ये लिखा गया है। इसको नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। ठीक है? अच्छा, आगे मैं यहां पर बात करना चाहूंगा और यहां पर हमें समझना है कि यदि मेरे पास एक कोई चार्ज है जिसको हम पॉइंट चार्ज बोल रहे हैं, तो इस चार्ज के कारण मुझे किसी भी पर्टिकुलर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि चार्ज ऊपर चार्ज नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ऊपर चार्ज नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज, यानी कि जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है बस उस पर ही डिपेंड करती है, किसी और चार्ज जैसे कि टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर है? अब यहां पर जो है आपको दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करनी होती है, जिसको हम एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट वाले डेरिवेशंस कहते हैं। सबसे पहले डाइपोल, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस के कॉम्बिनेशन को, पेयर को, ग्रुप को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ बताने के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है कि दोनों में से किसी भी एक चार्ज का आप मैग्नीट्यूड ले लो और दोनों के बीच की डिस्टेंस, जो कि हम 12 कंसीडर करते हैं, उस डिस्टेंस को कंसीडर कर लो, है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो आपकी नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है, इसीलिए हमने इसको यहां पर दिखाया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हमने इसकी डायरेक्शन को भी असाइन करा है। ठीक है? और इसीलिए इसके ऊपर वेक्टर साइन भी लगाया हुआ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट कूलाम इनटू मीटर होती है। क्लियर? अच्छा, अब डाइपोल के कारण हमें दो जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मुझे ड्रॉ करना हो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल और सेम डिस्टेंस पर होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइन। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज को रखूंगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज को रखूंगा तो सेम डायरेक्शन में ही जाएगा। ठीक है? अलोंग द फील्ड जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, अब देखिए, अगर एक्सिस पे कहीं कोई पॉइंट है तो हम उसको एक्सियल पॉइंट बोलते हैं, और अगर इस यहां पर इस जगह पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, है ना, इस लाइन पे अगर कोई पॉइंट है तो हम इसको इक्वेटोरियल पॉइंट या ट्रांसवर्स पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है? अब मुझे एक एक करके दोनों पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहले देखिए, यहां पर मैं डायग्राम को आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगा और इस डायग्राम के हिसाब से जो है हम फिर इसको हम जो है बढ़िया तरीके से आपको समझा सकते हैं। देखिए, आप ऐसे मान लो कि ये मेरे पास एक माइनस क्यू चार्ज है और ये मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है? इन दोनों के बीच की दूरी है L और L, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। ठीक है? अब आप यहां देखिए, ये मेरे पास पॉइंट है P, जो कि एक्सिस पर है, इसलिए एक्सियल पॉइंट कहा। इस पॉइंट पर प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने नाम दिया E1, जो कि अवे फ्रॉम द चार्ज आ रही है, और इस पॉइंट पर माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने नाम दिया E2, जो कि इस डायरेक्शन में होगी टुवर्ड्स द चार्ज। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि दूरी और बता दो, तो सेंटर से लेके पॉइंट P तक की डिस्टेंस को हमने नाम दिया R। अच्छा, प्लस क्यू चार्ज से लेके पॉइंट P तक की डिस्टेंस को हमने नाम दिया R में से L घटा दो, और माइनस क्यू से दूरी को हमने नाम दिया R प्लस L। ठीक है? अगर आप ये बात समझ गए तो बस सारा खेल हो गया। अब हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जैसे हमने यहाँ पर कैपिटल क्यू लिया है तो आप भी यहाँ पर कैपिटल क्यू जो है शो कर सकते हो। देखना अगले पेज पे हमने क्या शो करा है। ठीक है? कैपिटल क्यू लेके चले। ठीक है? तो यहाँ पर भी हम कैपिटल क्यू जो है शो कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, तो अब आप ये देखो, तो सबसे पहले E1 और E2 की बात करेंगे ना, तो E1 तो K Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस प्लस Q से डिस्टेंस का है R माइनस L, तो इसका होल स्क्वायर, जिस डायरेक्शन में वो लिख दिया A से P की ओर। माइनस Q की बात करेंगे तो सब सेम है, K Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, माइनस Q से डिस्टेंस R प्लस L है तो R प्लस L का स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है? अच्छा, इसके बाद आप यहां पर देखेंगे, अब मुझे कुछ नहीं करना, दोनों की वैल्यूज रखी मैंने, जो कॉमन आ रहा था उसको कॉमन निकाला, बस एलसीएम लिया, A माइनस B A प्लस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब क्योंकि इनके ऊपर भी स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई बस किया,
क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये सब वैल्यूज जो कैंसिल होंगी और ऊपर बचेगा 4RL। 4RL को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, क्यू को अंदर ले जाके 2QL इंटू 2R। 2QL को हम लिखते हैं P और 2R को हमने 2R लिखा, अपॉन में ये बच रहा है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने बहुत सिंपल सा काम किया कि यदि R की वैल्यू L से बहुत बड़ी है तो हम L को नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट करा तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर में से L स्क्वायर को हटा दिया, बस ये बच रहा है R की पावर 4 और ये R, तो ये R क्यूब बन जाएगा, R क्यूब। इसके बाद आप यहां पर देखो कि अगर मुझे ये तो इतना कंप्लीट हो गया, K को मैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकता हूं, सिंपल वेक्टर फॉर्म में आ गया। तो वेक्टर फॉर्म में आप देखेंगे कि K को मैंने 1/4 पे एप्सिलॉन लिख दिया, 2P अपॉन R क्यूब। तो आप देख रहे हैं कि P डाइपोल मोमेंट है, अपॉन में R क्यूब, ठीक है। हम देख रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। देखो जरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, देखिए जरा देख लेते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है। देखो ये प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी ना पॉइंट पी पे, क्योंकि पॉइंट पी पास में है इसके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और डायपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में, माइनस से प्लस। इसलिए हमने क्या बोला, हमने इसीलिए इसको बोला कि भाई साहब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डायपोल मोमेंट की ही डायरेक्शन में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अच्छा, यहां पर एक और जरूरी बात आप समझ लीजिए कि पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, k क्यूब बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और यहाँ पे डाइपोल के कारण अपॉन में आप क्या देख रहे हो, बोला r क्यूब है। तो यहाँ पर एक बात समझनी है कि डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जल्दी जल्दी घटती है, जल्दी जल्दी डिप्लीट होती है, क्लियर। और ग्राफ कंपैरिजन है ग्राफ को जिस प्रकार से, अपॉन में जितनी पावर ज्यादा उतना कर्व जो है वो डीप हो जाएगा। तो ये डाइपोल के लिए व्हाइट वाली लाइन और पॉइंट चार्ज के लिए है पिंक वाली लाइन, क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे कि भाई इक्वेटोरियल पॉइंट पर किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले मुझे आपको प्रॉपर डायग्राम समझाना पड़ेगा। आप ये समझो कि ये मेरे पास एक चार्ज है माइनस क्यू और ये मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। ये माइनस क्यू चार्ज मैं यहां पर बना देता हूं, ठीक, और यहां पर मैं प्लस क्यू चार्ज बना देता हूं। अब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे कि ये मेरे पास एक इक्वेटोरियल पॉइंट है जिसको मैंने नाम दे दिया P। अब आप और ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड गई E1 वेक्टर और माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड गई E2 वेक्टर, ठीक है। अब इसको हमने जरा ध्यान से घूरने के बाद हमें समझ में आएगा कि ये एंगल अगर थीटा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ इसका अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब आप ध्यान से देखिए कि E1 के दो टुकड़े हो गए, एक हो गया E1 जो है साइन थीटा, ठीक है, और एक हो गया E1 कॉस थीटा, क्लियर है। अच्छा हमने E1 के टुकड़े कर दिए तो E1 sin थीटा और cos थीटा पर ही ध्यान रखेंगे, खाली E1 पे ध्यान नहीं रखेंगे। इसी प्रकार से E2 नीचे की साइड है तो एक कंपोनेंट इसका E2 sin थीटा हो जाएगा और एक कंपोनेंट इसका E2 cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए हमने कंपोनेंट को मैं ब्रेक कर लिया ना E1 E2 को, तो बस के कंपोनेंट्स पर ही ध्यान देना है। सेंटर से लेकर पॉइंट P तक की डिस्टेंस जो होती है ये होती है हमारे पास R। अगर ये डिस्टेंस L और L है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बस अब आप याद रखिए जब भी मैं बात करूंगा प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड तो K क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड तो K क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं कि यहां पर किस तरीके से इसको करा गया। तो देखो जरा, तो k क्यू बाय, देखिए तो के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये प्लस की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली, ठीक है, स्क्वायर किया तो रूट हट गया। इसके बाद के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस के लिए भी, क्योंकि दोनों चार्जेस के लिए जो डिस्टेंस है बराबर है, तो फिर से स्क्वायर रूट हट गया। अच्छा डायरेक्शन देखो, ए से लेके पी की साइड है, इसकी डायरेक्शन पी से लेके बी की साइड है, तो इस प्रकार से अलोंग में लिखा गया है। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू एक्जैक्टली सेम है, ठीक है, क्योंकि चार्जेस और डिस्टेंस की वैल्यू भी सेम थी, तो हमने E1 और E2 को मतलब बराबर मान लिया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो आप यहाँ पर चार कंपोनेंट देख रहे हो, एक E1 sin थीटा जो कि ऊपर है, ठीक है, E2 sin थीटा जो कि नीचे है, तो ऊपर वाले को प्लस नीचे वाले को माइनस, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों लेफ्ट में है इसलिए दोनों को माइनस। तो हमने देखा माइनस E1 cos थीटा माइनस E2 cos थीटा प्लस का E1 sin थीटा माइनस का E2 sin थीटा, डायरेक्शन के हिसाब से साइन ले लिए। देखा कि भाई ये -2 E1 cos थीटा बचा हुआ है, और इसके बाद हमने यहां पर देखा कि -2 E1 cos थीटा, तो मॉड से बाहर निकाला तो माइनस साइन हट गया, 2 E1 cos थीटा, 2 E1 की वैल्यू ये थी, cos थीटा की वैल्यू इस डायग्राम से हमने निकाली, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है L और हाइपोटेन्यूज क्या है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के ऊपर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो बस यही वैल्यू जो है हम यहाँ पर पुट करेंगे। जैसे हमने ये वैल्यू पुट की, हमें यहाँ पर कुछ अच्छी सी बात देखने को मिली कि 2QL ये होता है हमारे पास डाइपोल मोमेंट, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/2, तो जोड़ने के बाद हो गया 3/2, क्लियर है। इसके बाद हमने देखा कि इसको P लिख लिया R स्क्वायर। अब इसके बाद वही बात कि अगर R की वैल्यू L से बहुत बड़ी है तो हम R को तो ध्यान रखेंगे लेकिन L को नेग्लेक्ट कर देंगे। जैसे ऐसा करा तो फाइनल हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आ गया। वेक्टर साइन की बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है और डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस इस साइड, ऑपोजिट साइन यहां पर जो आएगा डाइपोल मोमेंट के आगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक्सियल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल से 2 गुना ज्यादा ताकतवर होती है, यहां से हम ये बात को समझ पाए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट में जो पढ़ना दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अर्थ होता है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली सीधे पास हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज phi इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर, यहां पे डॉट हटता है तो हमेशा cos थीटा आता है। थीटा जो है
है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। एरिया वेक्टर की बात करूं तो हमेशा आप एक बात याद रखेंगे, किसी सरफेस पर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं तो उसको मैं एरिया वेक्टर बोलता हूं। तो कभी भी आपको जब भी जरूरत पड़े कि आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर सुन के 90 डिग्री मत लगाना, हमें एंगल जो है किसके बीच में चाहिए, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पिंक वाली लाइन है तो एरिया वेक्टर सीधे जो इस सरफेस पर हमने ड्रॉ करा है वो व्हाइट वाली लाइन है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए यहां पर एंगल 0 डिग्री लिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं कह दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस यानी कि प्लेन के परपेंडिकुलर है तो थीटा यहां पर 0 डिग्री लेना है, क्योंकि थीटा एरिया वेक्टर के साथ एंगल होता है। इसी प्रकार से सरफेस अगर मेरी ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल है तो पैरेलल सुन के 0 डिग्री मत लगाना, थीटा जो है हमें इसके एरिया वेक्टर के साथ लेना होता है। तो इन दोनों के बीच में एंगल जो है हमारा 90 डिग्री बन रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल हो तो वहां पर एंगल जो है 90 डिग्री कंसीडर करना है। तो जो भी एंगल सरफेस के साथ दिया जाता है उसको 90 में से घटा करके लिख देते हैं। जैसे 30 डिग्री एंगल दिया सरफेस के साथ तो 90 में से घटा के 60 डिग्री थीटा की वैल्यू लेंगे। सरफेस के साथ 60 डिग्री बन रहा है तो 90 में से घटा के जो है 30 डिग्री लेंगे। और अगर एंगल दे दिया एरिया वेक्टर के साथ तो जो एंगल दिया है वही एंगल जो है लिखा रहेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है, जैसे कि अगर मैं किसी क्लोज्ड सरफेस, एक छोटी सरफेस के लिए फॉर्मूला बनाना चाहूं तो ये होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। क्लियर? अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे जिसका इस्तेमाल गॉस लॉ में होता है। गॉस लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझते हैं। जैसे कोई भी चार्ज है, उस चार्ज से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गॉस लॉ में इसी फ्लक्स के और चार्ज के बीच में रिलेशन देता है। गॉस लॉ से ये कहता है कि यदि किसी क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो क्यू है तो इस सरफेस के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा ये क्यू के 1/ε0 टाइम्स होगा। इसी को हम ऐसा भी बोलते हैं कि फाई इज इक्वल टू q/ε0। क्लियर? अच्छा, तो फाई को हम क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर भी लिखते हैं। एक बार फिर यदि किसी सरफेस के अंदर चार्ज क्यू है तो उससे जुड़ने वाला जो फ्लक्स होगा ये 1/ε0 टाइम्स होगा इस चार्ज के। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू law, the net electric flux linked to a closed surface is equal to 1/ε0 times the net charge present inside the surface। यानी कि जब भी हम फ्लक्स की बात करते हैं तो सिर्फ अंदर वाले चार्जेस को ही कंसीडर करना होता है। गॉस लॉ में हमें इस गॉस लॉ को प्रूव भी करना होता है। तो हमेशा एक बात याद रखिए कि चार्ज जो होता है गॉस लॉ में हमेशा उसको किसी सरफेस से क्लोज करते हैं और ऐसी सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए हमेशा स्फेरिकल सरफेस लेना है, लीनियर चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल सरफेस लेना है। ठीक है, चार्ज शीट के लिए भी सिलेंड्रिकल सरफेस से आपका काम हो जाएगा। तो अब आप यहां पर देखिए कि हमें गॉस लॉ को प्रूव करना है। तो गॉस लॉ को प्रूव करने के लिए जो गॉस लॉ का जो बेसिक फर्स्ट स्टेप है फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, यहां से हम शुरुआत करेंगे। डॉट हटेगा तो हमेशा कॉस थीटा आता है। अब थीटा की वैल्यू आप यहां पर देखिए कि क्यू चार्ज जो है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है इस डायरेक्शन में, और जिस जगह पर जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काट के आगे बढ़ती है उसी जगह पर हम छोटा सा एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हैं जिसको हम बोलते हैं डीएस वेक्टर। तो ये जो ई वेक्टर और डीएस वेक्टर इन दोनों बीच में एंगल 0 डिग्री है इसलिए यहां पे cos 0 रखा, जिसकी वैल्यू 1 हुई। ई को मैंने बाहर निकाला, डीएस डीएस क्योंकि स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमने क्या किया कि यहां पर ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है, बोला एक चार्ज। क्लियर? तो चार्ज की जो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल। तो ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला q/ε0 हमने इसको प्रूव कर दिया है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक और जरूरी बात जो है डेरिवेशन प्रूव करने को आ जाता है कि हमें प्रूव करना है कूलाम लॉ को यूजिंग गॉस थ्योरम। तो ऐसे केस में हम यहीं से फिर से शुरुआत करेंगे, लेकिन इस बार डॉट आएंगे cos थीटा, थीटा की वैल्यू फिर से 0, cos 0 1 होता है। ds हमने जो है अंदर रखा, e को बाहर कर दिया, ये इतना आ गया। अब यहां से फाई इज इक्वल टू क्या होता है, देखो फाई की वैल्यू क्या है q/ε0, बस वही वैल्यू पुट की, e को हमने एज इट इज रखा और ds का इंटीग्रेशन करके इतना आ गया। 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे भेजा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। हमें कूलाम लॉ निकालना है ना, तो हमने क्या किया कि ये हमारे पास फिर से चार्ज था, सेम कंडीशन थी, बस इस जगह पे Q0 चार्ज हमने रखा था। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q0 इंटू ई, Q0 इंटू ई, ई की वैल्यू ये रही। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0, पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ये कूलाम लॉ है जो कि हमने प्रूव कर दिया है गॉस लॉ की हेल्प से। अब आप यहां पर देखिए काफी ज्यादा जरूरी बात जो मैं आपको अभी बताना चाहूंगा कि गॉस लॉ का इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट चार्ज किया उसको तो हम आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन चार्ज जब किसी सरफेस पर फैला हो, किसी वायर पर फैला हो, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम आसानी से नहीं निकाल पाते, तो वहां पर गॉस लॉ का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक चार्ज स्फीयर है, क्या चार्ज सरफेस है। ठीक है, तो ये जो चार्ज सरफेस है इसको हम चार्ज, मैं बार बार सरफेस बोल रहा हूं, चार्ज वायर है। ठीक है, इसके कारण मुझे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैंने क्या किया कि इस वायर के चारों ओर, क्योंकि गॉस लॉ जो है हम केवल एक ही केस में अप्लाई कर सकते हैं जब हम चार्ज को चारों ओर से कवर कर दें। तो अगर चार्ज हमारा चारों ओर से कवर होगा केवल तभी गॉस लॉ अप्लाई कर पाएंगे। तो हम लीनियर चार्ज वायर केस में सिलेंडर से इसको कवर करते हैं। अगर मैं इसकी सरफेस S1 बोलूं, इस सरफेस को S2 बोलूं, इस सरफेस को S3 बोलूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है और जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इसको काट के जा रही है वहां पर जो है हम एक एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि इसके साथ 0 डिग्री बना रहा होगा।
ठीक है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ है, लेकिन अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो वो ऊपर की साइड होगा और यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, है ना। अगर इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ है, लेकिन इस पर एरिया वेक्टर नीचे की साइड होगा जो कि ds वेक्टर है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू फिर से 90 डिग्री होगी। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा मानूं कि यदि ये जिसकी जो रेडियस है, डिस्टेंस है वो r है और इसकी लेंथ l है, तो इस केस में आप यहाँ पर देखेंगे, अच्छा ये वायर क्या एक ही जगह पे रखा हुआ है पॉइंट चार्ज? नहीं, ये चार्ज जो है q, ये पूरी लेंथ पे फैला है, चार्ज q पूरी लेंथ पे फैला है। क्लियर है? तो हमने क्या कहा कि इसी को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा इज इक्वल टू q बाय l। तो जरूरत पड़ने पे q की जगह पे मैं लैम्डा l जो है पुट करूंगा। क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तीन सरफेस हैं इस सिलेंडर के अंदर, पहली सरफेस, दूसरी सरफेस, तीसरी सरफेस। तो जब मैं तीनों सरफेस को अलग अलग लूंगा तो क्लोज का साइन हटा दूंगा, डॉट हटेगा cos थीटा आएगा, डॉट हटेगा cos थीटा आएगा, डॉट हटेगा cos थीटा आएगा। अब थीटा की वैल्यू पहले सरफेस के लिए 0 थी तो पहले से 0 लेके चला, दूसरे और तीसरे के लिए 90 थी तो लेके चले साथ में। ये देखो cos 90 0, cos 90 0, अब ये बच रहा है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो ds जो जिंदा बचा है वो इस कर्व्ड सरफेस का है, इन दोनों के फ्लैट सरफेस का ds तो 0 हो गया, मतलब जो इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो अब आप यहाँ पर देखिए e को हमने बाहर निकाला, ds कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर 2 पाई rh होता है, तो हमने h की जगह l कंसीडर किया तो 2 पाई rl हो गया। अब इसके बाद आप यहाँ पर ऐसे देखिए, इसके बाद आप यहां पर ऐसे देख सकते हैं कि जो Q लिखा हुआ है, ध्यान दो जरा, ये जो Q लिखा हुआ है, ये जो Q लिखा हुआ है, हमने इसकी जगह क्या किया, एक सेकंड, इसको इसका अपॉन भेज दिया ना। तो हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह लैम्डा l बाय l, तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल फॉर्मूला 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय r बच जाएगा। r को भी हमने अपॉन में इसके भेज दिया था। क्लियर है? तो ये हमारे पास इस तरीके से ये कंडीशन बन गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। तो बेसिकली दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और इसका जो कर्व है वो इस प्रकार से बनता है। गॉस लॉ की हेल्प से हमने इसको डिराइव कर दिया। इसी प्रकार से गॉस लॉ की हेल्प से हमें चार्ज शीट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है। तो यहां पर भी आप देखिए कि काफी मैं कहूंगा कि भाई बहुत आसान सा ये डेरिवेशन है, बस डायग्राम को समझने की देरी है। ये मेरे पास एक चार्ज शीट है, इसके कारण अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो पहले कुछ चार्ज को एक गॉसियन सरफेस से कवर करना पड़ेगा, और यहां पर जो गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर करी है ये सिलिंड्रिकल है। हर बार की तरह हम क्या करेंगे कि यहां पर जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखी इस डायरेक्शन में है, और जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कट कर रही है वहां पे ds वेक्टर ड्रॉ करेंगे, थीटा की वैल्यू यहां पर 0 डिग्री होगी। अगर मैं इसी तरीके से यहां देखूं तो ये e वेक्टर है और ये मेरे पास है ds वेक्टर। तो हमने यहां पर देखा कि यहां पर दोनों की वैल्यू 0 डिग्री है, तो मतलब सेम डायरेक्शन तो 0 है। इसी प्रकार से ऊपर की साइड ds वेक्टर यहां रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो थर्ड वाली सरफेस के लिए 90 डिग्री रहेगा। तो हमने इसको ओपन करा, क्लोज इंटीग्रेशन e वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू उतना, तीन सरफेसेस हैं 1 2 3। अब क्योंकि अलग अलग लिया है तो क्लोज का साइन नहीं लगाया, क्योंकि अलग अलग लेंगे तो नहीं लगाते, एक साथ लेंगे तो लगाते हैं। डॉट हटेगा cos थीटा, डॉट हटेगा cos थीटा, डॉट हटेगा cos थीटा। दो सरफेस में 0 0, तीसरी सरफेस में 90 है, तो दो सरफेस में 0, तीसरी सरफेस में cos 90। ds का इंटीग्रेशन होगा, ds का इंटीग्रेशन होगा, ये 0 बच गया, e को बाहर कर दिया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पूरी सरफेस पे कांस्टेंट है। क्लियर? अब आप यहां पर देखिए कि ds का इंटीग्रेशन हमने किया तो यहां पर हमने ले लिया ds मतलब छोटा सरफेस एरिया, तो a हो गया इंटीग्रेशन के बाद बड़ा सरफेस एरिया, e a जुड़ के 2e हो गया। अब आप यहां पर देखिए कि q की जगह पे हम क्या लिखते हैं, ये चार्ज पूरी सरफेस पे फैला हुआ है तो q इज इक्वल टू सिग्मा a हमने ले लिया। हमने जब इसकी वैल्यू पुट की तो a से a कट गया और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये बचा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बचा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में डिस्टेंस नहीं आ रही है, तो ये हमने बोला कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होती है। अच्छा, इसके बाद आपको यहां पर एक जरूरी बात ध्यान देनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखिएगा इसको। क्लियर? अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है चार्ज स्फीयर के कारण, और वो भी जो है अलग अलग पॉइंट्स पर। तो हम क्या करते हैं, ये मेरे पास एक चार्ज स्फीयर है, आप ऐसे समझो, तो यहां पर आपको अलग अलग केस मिल जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है गॉस थ्योरम की मदद से 3 पॉइंट पे, आउटसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर एंड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो ये मेरे पास एक चार्ज स्फीयर है, हमने क्या किया कि इसके चारों ओर एक गॉसियन सरफेस बना ली, गॉसियन सरफेस की रेडियस हमने r मान ली, है ना। अब मुझे क्या करना है कि अगर मैं आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं तो ये पॉइंट p हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, मतलब इसको मैंने e वेक्टर बोला, और यहां पर हमने एक ds वेक्टर ड्रॉ किया, ये ds वेक्टर हो गया। थीटा की वैल्यू यहां पर हो गई 0 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो सारी चीजें सेम चलेंगी, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर सब कुछ सेम चल रहा है। और आप यहां पर देख रहे हैं कि आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, सब कुछ सेम चलेगा। फाई की जगह फाई रखा, ds का इंटीग्रेशन 4 पाई r स्क्वायर है, फाई की जगह q बाय एप्सिलॉन नॉट, e की वैल्यू इतनी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला आ गया। यहां पर आप ये देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस जो थी ये इससे बड़ी थी, किससे, स्फीयर की रेडियस से। क्लियर है? अब मान लीजिए कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, स्फीयर की सरफेस पे, तो इस बार जो गॉसियन सरफेस लेंगे उसकी रेडियस स्मॉल r जो है ये स्फीयर की रेडियस कैपिटल R के बराबर ही है। तो आपने यहां पर देखा कि सारे सीन जो है वो सेम तरीके से थे। ठीक है, आप देखो जरा यहां पे क्या किया, ये सब कुछ सेम चल रहा है। ds का इंटीग्रेशन हुआ 4 पाई r स्क्वायर, r जो है गॉसियन सरफेस और गॉसियन सरफेस की रेडियस है, लेकिन कैपिटल R इसकी रेडियस है स्फीयर की, दोनों रेडियस बराबर है तो हमने कैपिटल R यहां पर पुट कर दिया, है ना। कैपिटल R का स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर, फाई की जगह q बाय एप्सिलॉन
नॉट, तो क्यू की जगह, क्योंकि ये चार्ज सरफेस पर फैला हुआ है, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए आ गया। अब आप यहां पर देखिए कि ए क्या है, एरिया, तो इसका एरिया होगा स्फीयर का 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर क्यू की जगह पे हमने पुट कर दिया, यहां से कैंसिल करके आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, और ये गॉसियन और ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं इनसाइड द स्फीयर, तो हम देखते हैं कि भाई चार्ज स्फीयर के अंदर कैसा है, बोला जीरो, तो सब कुछ सेम चलेगा, हर स्टेप सेम रहेगा, लेकिन चार्ज की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी जीरो, ठीक है। तो 3 पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने कैलकुलेट करी। अगर मैं यहां पर देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीरियर में जीरो है, सरफेस में मैक्सिमम, और बाहर जो है ये घट रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इंटीरियर में जीरो, सरफेस यानी कि जब डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाए, है ना, तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक से मैक्सिमम हो गई और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लग गई। तो ये जो है ये जरूरी बातें हैं जो हमें इसमें समझनी है, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए कि जब कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायपोल को घुमाने का काम करती है, मतलब उस पर टॉर्क लगाती है। कैसे? जैसे डायपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहा है अदर देन जीरो और आपका 180 डिग्री, तो क्यू पर इस प्लस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, तो उस डायपोल को घुमा देगा, क्लियर है। और इससे हम बोलेंगे कि भाई टॉर्क लग रहा है, टॉर्क मतलब घुमाने वाला फोर्स। अच्छा, तो अगर मैं यहां पर ऐसे देखूं कि मुझे टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है दोनों में से कोई भी चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसकी एक वैल्यू ले ली, है ना, और फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स एफ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब चार्जेस, फोर्स ऐसे लग रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये तो हो नहीं सकती, ये तो 90 डिग्री ज्यादा बन रहा है, परपेंडिकुलर का अर्थ है 90 डिग्री। तो हमने क्या किया कि हमने इसको पीछे की ओर खींचा और यहां पर ये डिस्टेंस ले ली, ये 90 हो गई, इसका पॉइंट हो गया सी, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, बस। तो अब मैंने क्या किया कि इसी ट्रायंगल में sin थीटा का फॉर्मूला लगाया, है ना, और परपेंडिकुलर मुझे निकालना था, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता थी, इसलिए sin थीटा लगाया, तो AC by 12। अब AC का है परपेंडिकुलर है, तो 12 sin थीटा आ गया। फोर्स कितना लग रहा है, QE, AC की जगह 12 sin थीटा, 12 into Q को डायपोल मोमेंट P लिख सकता हूं, E की जगह E sin थीटा, तो टाउ इज इक्वल टू आ गया PE sin थीटा, sin थीटा हटाते हैं तो क्रॉस लग जाता है, तो ये बन गया P क्रॉस E। मैक्सिमम टॉर्क 90 डिग्री पे लगता है, मिनिमम टॉर्क 0 और 180 डिग्री पे लगता है, क्लियर है। 0 डिग्री कब होती है, जब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो, और 180 डिग्री जब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। डायपोल मतलब टॉर्क वाले केस में हमेशा आपको एक बात याद रखनी है कि जब डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस पर सिर्फ टॉर्क लगेगा, कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा। जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस पर टॉर्क भी लगेगा और कोई नेट फोर्स भी लगेगा। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो सिर्फ रोटेशन, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो रोटेशन भी और ट्रांसलेशनल भी, यानी कि घूमेगा भी डायपोल और आगे भी बढ़ेगा। अच्छा, डायपोल में दो केस होते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है 0 डिग्री पे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है 180 डिग्री पे। जब हम डायपोल को घुमाते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घुमाना चाह रही है ऐसे और हमने घुमा दिया ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जब हम डायपोल को घुमाते हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, और वर्क कितना होता है तो इसका फॉर्मूला जो है ज्यादा पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला है W इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अगर हम डायपोल को 0 डिग्री से 180 डिग्री पे घुमाते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है W इक्वल टू 2PE। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, U इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम यानी कि माइनस PE होती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको इस चैप्टर में समझनी है। हम इसके लिए प्रैक्टिस सीरीज एक लेकर के आ रहे हैं, धुआंधार धमाकेदार, जिसके अंदर आपको खूब सारे न्यूमेरिकल जो है ये करवाए जाएंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। बाकी खूब सारे और हमने न्यूमेरिकल करें इसके 4.5 घंटे के गन शॉट में, जिसको आप देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जा रही है। ये एक रिवीजन वीडियो थी जिसके अंदर हमने इसके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टच किया और काफी सारे पॉइंट्स को हमने इसमें बढ़िया से कवर कर लिया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। जब तक कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।